Okay, beta. So the first class of revision, I'm going to start it from the very basic atomic structure से start कर रहे हैं. So atomic structure is basically, the basic theme of the chapter. You should know about the subatomic particles के proton, electron, neutrons क्या होते हैं, how to calculate the number of subatomic particle, the concept of isotopes, ठीक है, the concept of the definition and how to calculate the AR if the percentage abundance of different isotopes are given. Then the electronic arrangement, which is called electronic configuration, how to arrange electrons of an atom, small electron in an atom, in a positively charged ion or in a negatively charged ion. ठीक है, उसके बाद जो है वो रिलेटिव एटॉमिक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, सेम थिंग, एंड अ बिट ऑफ अबाउट द पीरियोडिक टेबल. तो वेरी बेसिक चैप्टर, हम इस पर स्पेंड करते हैं 5-10 मिनट्स एंड जस्ट क्विकली इसको दोबारा से अच्छे तरीके से देख लेते हैं. So yes, if you remember, there are three subatomic particles which are the electrons, protons and neutrons. You should know about the relative charges. Proton have a charge of +1, electron have a charge of -1, and neutron is neutral. ठीक है, ये बात याद है आपको. Relative mass इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास इक्वल होता है, ठीक है, which is 1, and the mass of electron is negligible, which is 1/1840 or 1/1836. negligible का मतलब ना होने के बराबर. That's the main reason. If I ask you what is the difference between the mass of Na and Na positive, अगर मैं आपसे कहूं कि Na और Na positive में के masses में कितना डिफरेंस होगा, तो आप बोलेंगे as there is only a deficiency or there is only one electron less, तो इनके दोनों के masses में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से या रिमूव होने से AR पे कोई फर्क नहीं आता. AR पे कब डिफरेंस आता है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1 यूनिट होता है. ठीक है, 1/1840, दिस इज द रेशियो. और इस रेशियो को समझिए कि दिस इज बेसिकली, दिस रेशियो टेल्स अस कि अगर आपके पास इफ यू हैव 1840 इलेक्ट्रॉन्स, आप उन सब के मास को वे करें, then it's going to be equal to the mass of one proton or one neutron. ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है. ये टेबल अच्छे तरीके से आपको याद है और याद हो गया होगा. आगे चलते हैं. Now this is a deflection of fundamental particles in an electrical or a magnetic field. यानी अगर आपके पास एक सोर्स है and that source is emitting electrons, protons and neutron. एक सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इमिट कर रही है. ठीक है, अब अगर उस सोर्स में आप जो है वो कुछ ऐसा हो जाए कि आप, एक सेकंड, ओके, नाउ इस सोर्स में अगर से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट प्लेसिंग अ positive and a negative plates or electrodes in between the way of these electron, proton and neutron. तो क्या होगा, obviously positive चार्ज प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिव की तरफ प्रोटॉन जाएंगे और न्यूट्रॉन रिमेन अनडिफ्लेक्टेड. ठीक है, बट एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मोर लाइटर देन प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन विल शो मोर डिफ्लेक्शन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. हमेशा याद रखिएगा, जिस पार्टिकल का साइज छोटा होता है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको ये डायग्राम कंप्लीट करने के लिए दे दें. किस तरह देंगे वो इस तरह देंगे कि वो आपको बोलेंगे कि दिस इज द सोर्स एंड दीज आर द प्लेट्स, शो द डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड neutrons. So you must know that neutron undeflected, protons towards negative and electron towards positive. ठीक है, now very important. और ये सरप्राइज के कुछ बच्चों को ओ लेवल्स में ये भी कंफ्यूजन रहता है. याद रखिएगा कि जब आपको किसी भी एलिमेंट का सिंबल गिवन होता है तो यू आर प्रोवाइडेड विद 2 नंबर्स. एक ऊपर लिखा होता है, एक नीचे लिखा होता है. ठीक है, या तो ऊपर सेम साइड पे लिखा होगा या अपोजिट साइड्स पे लिखा होगा, व्हाटएवर इट इज. याद रखिएगा कि उनमें से जो स्मॉलर नंबर होता है नॉर्मली वो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, यानी नीचे लिखा होता है, दैट्स बेसिकली द प्रोटॉन नंबर. ठीक है, और जिसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं. और जो लार्जर नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो न्यूक्लियन नंबर होता है, या दैट्स द मास नंबर. द प्रोटॉन नंबर शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, and in any neutral atom the number of proton and the number of electrons are equal. neutral atom है तो protons और electron दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. in a similar way the mass number or the nucleon number shows the number of proton plus the
number of neutron. That's why this mass number is larger than the proton number. ठीक है? Now आसान सी बात है कि if you have to find out the electrons, protons and neutron, आप क्या करेंगे? Whatever the number of protons are, number of electrons उसके equally होंगे if it's a neutral atom. ठीक है? और फिर आप मास नंबर में से न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे. सोडियम की एग्जांपल आपके सामने. ठीक है? क्लियर? So this is basically how you're going to solve to find out the electron, proton and neutron. ये तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दी थी, आप सबको अच्छे तरीके से आती है. प्रॉब्लम आती है when they ask you about the number of electrons, protons and neutron into a positively charged ion and into a negatively charged ion. तो बात ध्यान में रखिएगा कि if you have a positively charged ion, एक आयन है जिसमें +1 का चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसी उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस आयन कंटेन वन लेस इलेक्ट्रॉन. ठीक है? इन अ सिमिलर वे if you have a negatively charged ion and it has a charge of 2 minus, तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही लिखेंगे, but you just add 2 more electron because of 2 minus charge. ठीक है? Clear? Now these are the two example. You can see Na positive. मैं यहां पर any example को थोड़ा सा आपके लिए ठीक है बेटा, चलो एक सेकंड बस दीजिएगा. Okay, now this is basically दो चीजें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से रिलेटेड. देखो बेटा, पहली बात, लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जैसे वहां एग्जांपल थी Na पॉजिटिव. ठीक है? तो आपने क्या करना है, 11 23, यू कैन लुक एट द पीरियोडिक टेबल, यू कैन गेट द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर. सो प्रोटॉन तो फॉर श्योर 11 होंगे, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकते. प्रोटॉन चेंज होंगे तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा. लेट्स सपोज अगर मैं 11 को 12 कर दूंगा, देन इट is no more sodium, it become magnesium. ठीक है? ये बात भी आपको याद होगी. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएंगे 23 minus 11 which is 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होने चाहिए 11 बिकॉज ऑफ +1 चार्ज. आप एक इलेक्ट्रॉन कम करके लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ हुआ है, तो इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? इन अ सिमिलर वे if you have oxygen 816 with a charge of 2 minus, तो आप क्या लिखोगे बेटा, प्रोटॉन तो 8 हो जाएंगे. ठीक है? न्यूट्रॉन भी 16 minus 8 which is equals to 8. इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8 because of this -2 charge, आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. ठीक है? Clear? So that's the example. In a similar way, if I ask you to find out the number of electrons, protons and neutrons by giving you a very simple example, let's take an example of O2. अगर मैं आपसे पूछूंगा O2 इट्स अ मॉलिक्यूल. ठीक है? इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, O2 में यू हैव 2 ऑक्सीजन. ठीक है? तो मैंने दोनों ऑक्सीजन को इस तरह से लिख लिया, ऑक्सीजन 16 एंड O8 16. ठीक है? अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा, प्रोटॉन हो जाएंगे 8 + 8 इज इक्वल्स टू 16. न्यूट्रॉन भी सेम होंगे, 8 + 8 इज इक्वल्स टू 16, और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, 8 + 8 इज इक्वल्स टू 16. दोनों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऐड करेंगे आप. ठीक है? सही बेटा, तो इनको ऐड करके लिखना होगा. इन अ सिमिलर वे, इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन H2O. ठीक है? H2O. नाउ इन H2O कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन 1 1 एक हो गया, हाइड्रोजन 1 1 दूसरा हाइड्रोजन हो गया, एंड देन यू हैव ऑक्सीजन व्हिच इज 8 16. ठीक है? ऑक्सीजन 8, बेटा म्यूट करो खुद को प्लीज, which is 8 16. ठीक है? तो अब प्रोटॉन के लिए पहले का प्रोटॉन, दूसरे का प्रोटॉन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, और 8, so it's going to be 10. ठीक है? न्यूट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन में 1 - 1 is 0, तो इन हाइड्रोजन there is no न्यूट्रॉन, तो 0 + 0 + 8 which is equals to 8 हो जाएगा.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन में 0, सॉरी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1, दूसरे हाइड्रोजन में 1। बेटा डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चे। ठीक है, +8 which is equals to 10। ठीक है, क्लियर है? सो that's how you have to find out the electron, protons and neutron if you are provided with any molecule। ठीक है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने आ चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने आने चाहिए पॉजिटिवली चार्ज आयन में, नेगेटिवली चार्ज आयन में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रखोगे, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेम रखोगे। ठीक है, कीपिंग दिस वन इन माइंड, यहाँ देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इसने कहा कंप्लीट द टेबल अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मई जून 18 का। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ यू कैन सी द स्मॉलर नंबर 15 इज द प्रोटॉन नंबर एंड 30 इज द न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आएंगे? 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 30 माइनस 15, अगेन 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 50। ठीक है, सो इस P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे के सारे कितने हो गए? 50। ठीक है, क्लियर? इस टेबल को कंप्लीट करेंगे आगे जाके, बाद में इसको दोबारा आएंगे इसकी तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a barium ion has the formula of barium 56 138 barium 2 plus सबएटॉमिक पार्टिकल, नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? देखो 56 इज द प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर कितना है? 56 है। ठीक है, और मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर जिसे हम कहते हैं, दैट्स बेसिकली 138। सही है, क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 56, बट इट हैज अ चार्ज ऑफ 2 प्लस, तो 56 में से -2 करके लिखेंगे आप 54। अगर ये 2 प्लस नहीं होता तो 56 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ठीक है, इन सिमिलर वे प्रोटॉन, अब देखो यहाँ पर एक कॉमन एरर ये आता है कि बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाद में निकालेंगे, पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन में आप क्या करेंगे? प्रोटॉन में आप 54 नहीं लिखेंगे बल्कि आप 56 ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप इन दोनों को ही माइनस करेंगे, वट एवर द चार्ज है, चार्ज जो भी हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को माइनस नहीं करते। तो 138 माइनस 56 इज 82। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 82। याद रखना, दोबारा सुन लें बात, नो मैटर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो आप हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर यानी मास नंबर को माइनस कर देंगे प्रोटॉन नंबर में से, सॉरी प्रोटॉन नंबर को माइनस कर देंगे मास नंबर में से। ठीक है, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, चाहे जो भी चार्ज। चार्ज हम हमेशा चेक करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अगेन कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये सब टॉपिक हमारा पक्का हो जाए और हमें दोबारा इसको रिवाइज ना करना पड़े। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 बिकॉज देयर इज नो चार्ज। ठीक है, number of neutron 41 minus 19 which is 22। number of electrons 8 नहीं होंगे बल्कि कितने होंगे? 10 होंगे because it has a charge of 2 minus। ठीक है, क्लियर? एंड 17 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। तो 9 न्यूट्रॉन होंगे। या देख लीजिए यहाँ पे मैंने 17 में से 10 को माइनस नहीं किया क्योंकि 10 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से, मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आयंस में कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते। पॉजिटिवली चार्ज आयन हैव मोर प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। ठीक है, क्लियर? इधर आ जाते हैं दो एग्जांपल एंड देन दिस दिस इज लास्ट एग्जांपल, बाकी तो आपके लिए बहुत
हो जाएगा। ये वर्कशीट है आपके पास, सॉल्व कर लीजिएगा। द टेबल शो क्लोरीन प्रोटॉन नंबर इज 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी, ओके, न्यूट्रल है तो वट एवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब वो आगे आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पर सिंबल पूछ रहा है, प्रोटॉन नंबर 17 ही है तो सिंबल वही होगा जो ऊपर वाले का है, Cl। ठीक है। अब प्रोटॉन नंबर, आपने प्रोटॉन नंबर लिख दिया 17, तो फिर नहीं लिखना। प्रोटॉन न्यूक्लियर मास नंबर कितना हो जाएगा, 17 में आप 20 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रोटॉन नंबर आ जाएगा विच इज 37। देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इन अ सिमिलर वे पोटेशियम के पॉजिटिव, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर इज 19, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, 39 माइनस 19, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास 20। बी आर में अब आपको प्रोटॉन नंबर नहीं गिवन, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 44। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 हैं विद अ चार्ज ऑफ -1। ऐसा ही है ना, विद अ चार्ज ऑफ -1। तो आप क्या करेंगे, आप 35 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो आपके पास आंसर 79 आ रहा है। सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, 35 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सॉरी, वो मैं लग रहा था 79 लगना, 79 तो ऑलरेडी देयर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 35। 35 है बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ -1, है ना। तो प्रोटॉन कितने होने चाहिए, एक कम, 35। इन अ सिमिलर वे ब्रोमीन 35, 35 प्रोटॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है, 81, तो 81 में से आप माइनस कर देंगे 35, तो आपके पास इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। इन अ सिमिलर वे प्रोटॉन नंबर 37 इज गिवन। अब 37 आपको सिंबल देखना पड़ेगा किसका है, आप उसका सिंबल लिख देंगे यहाँ पर, और जब उसका आपको मास नंबर लिखना होगा तो आप लिखेंगे 37 प्लस 48 विच इज 85। ठीक है, ये सिंबल आपको पीरियोडिक टेबल से देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन नंबर 37 कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। सो लेट्स कम टू द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं अब। ठीक है जी, आई होप कि इस 10-15 मिनट में आपको एक अच्छा रिवीजन मिल गया होगा, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड। अगर आपको ये चीजें आती भी हैं अच्छे तरीके से, देन इवन देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिवीजन इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ द एंटायर टॉपिक। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी वहां बोली थी, यहाँ एम्फसाइज होके लिखी हुई है कि पॉजिटिव आयन हैव मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ज्यादा प्रोटॉन इसलिए पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव आयन हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। ठीक है, ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में फॉर श्योर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्लियर, लेट्स मूव टूवर्ड्स द आइसोटोप। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ के you should know the definition and you should know how to write down 2-3 lines definition about isotope. पढ़िए। There are two definitions. ठीक है, you can give the definition in terms of electron, proton and neutron. You can give the definition in terms of the mass, nucleon number and the proton number. ठीक है, आसान सी बात है, प्रोटॉन नंबर सेम होता है। प्रोटॉन नंबर सेम होने का मतलब ये है कि ऑल दीज आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सबका सिंबल सेम होगा, सब एच एच होंगे, सारे ओ ओ होंगे, या सारे सी एल होंगे। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नॉर्मली न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल आइसोटोप्स अगर न्यूट्रल हैं तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सो डेफिनेशन दोनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो बोले कि डिफाइन आइसोटोप्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन यू हैव टू राइट डाउन द सेकंड definition.
जब आपको कौन सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बेटा, देन यू हैव टू राइट डाउन द सेकंड डेफिनेशन। क्लियर? ठीक है जी, पढ़ ली डेफिनेशन, समझ में आ गया। आइसोटोप्स के बारे में ये दो बातें याद रखने वाली हैं। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। याद रखिएगा दो चीजें, किसी भी एलिमेंट में एटम्स हो, मॉलिक्यूल या आयन हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लाइक ऑल द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पेशली द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दे अंडरगो द सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनके केमिकल रिएक्शन एक जैसे होंगे। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, विस्कोसिटी, फिजिकल स्टेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मास नंबर, मास पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियन नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेशली द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है बेटा, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर पे या मास नंबर के ऊपर। एज आइसोटोप्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स, so they have the same chemical property but different physical properties। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि आइसोटोप्स, ये वाला जो नोट के बाद लिखा है कि आइसोटोप्स हैव द सेम chemical properties but different physical property due to different nucleon number या different masses। ठीक है, ये दो बातें याद रखेंगे। आइसोटोप की डेफिनेशन, सेम केमिकल, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है एंड द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है कि द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? द एवरेज मास ऑफ वन एटम in comparison to 1/12 of the carbon atom। यानी हमने ना we just standardize and we are just using carbon 12 as a standard to measure the AR or the mass of any atom। ठीक है, हम कैसे यूज करते हैं, हम कार्बन 12 को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? So carbon 12 is basically the standard, that's the definition। ये word by word आपको याद होनी चाहिए। अब होगा ये कि they give you the AR, they give you the different proton number and different isotope and they ask you कि आप उन isotopes को की से relative atomic mass या AR calculate करें। ठीक है, how to find out the AR by using the nucleon number and the percentage abundance of different isotopes। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। We have two isotopes of chlorine, ये बात मैं यहाँ दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, isotopes we have two different isotopes of chlorine। ठीक है जनाब, क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर तो दोनों का 17 ही होगा। ठीक है, प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। the first isotopes have the mass number of 35 and the second isotopes have 37। ठीक है बेटा, now the initially the percentage abundance of this one is 75% and this one is 25। naturally ये कहलाती है percentage abundance। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस एक की 75 है और एक की 20 बाय नेचर फिक्स है। इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव अबंडेंस अगर मैं आपसे कहूं, अगर 75-25 का रेशियो लिखें तो दिस इज बेसिकली 3:1। ठीक है बेटा, इट इज 3:1। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इनकी परसेंटेज अबंडेंस का आइडिया होना चाहिए, कम से कम क्लोरीन याद होना चाहिए। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज यानी AR, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई 35 वाला होता है 75%। दिस इज द फर्स्ट रेशियो और द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर 35 प्लस, ये प्लस होगा, 37 वाला होता है इट इज 25% डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज विच इज 100% इन दिस केस। चेक कर लीजिएगा, 100% होनी चाहिए। तो आपके पास AR आ जाएगा विच इज 35.5।
अब वो आपसे पूछेगा कि why the AR of chlorine is not a whole number, ये 35.5 क्यों है, ये भी रीजन हो सकता है। तो आप बोलेंगे बिकॉज क्लोरीन हैव टू आइसोटोप्स एंड AR इज द एवरेज। ठीक है, क्लियर। तो ये एक एवरेज वैल्यू है, इसलिए ये एवरेज वैल्यू आपके पास होल नंबर में नहीं आ रही, बिकॉज इट हैज टू आइसोटोप। दिस इज द फर्स्ट मेथड इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द परसेंटेज अबंडेंस। अगर आप परसेंटेज अबंडेंस आपको नहीं गिवन, आपको रिलेटिव अबंडेंस गिवन है या रेशियो गिवन है, तो आप कहेंगे भाई 35 वाला कितना है, 3 टाइम्स, प्लस 37 वाला है 1 टाइम। ऐसे ही ना, 3:1 डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस विच इज 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 35.5। आपका आंसर यहाँ भी सेम आएगा। तो चाहे परसेंटेज अबंडेंस गिवन हो या रिलेटिव अबंडेंस गिवन हो, आपको आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब इधर देखें, एक और तरीके से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। ये एक ऑप्शनल बात कर रहा हूँ, याद रह गई तो अच्छी बात है, नहीं रह गई तो बुरी बात। ठीक है, अब वो आपसे आपको बोलेगा कि क्लोरीन हैव AR of 35.5 and it consists of two isotopes Cl35 and Cl37। मैंने क्लोरीन की ही एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, सिर्फ मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड क्लोरीन 37, फाइंड द find the percentage abundance of these two isotopes। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो 75 35 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका तरीका देख लीजिए, आसान सा मेथड है कि अगर आपको AR गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव अबंडेंस, तो आप कैसे करेंगे। आप बोलेंगे भाई AR, ठीक है, विच इज 35.5 इज इक्वल्स टू 35 वाला अगर x है ना, तो 37 वाला कितना होगा, 37 होगा 100 माइनस x डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज विच इज 100। ठीक है ना, देखो टोटल परसेंटेज कितनी है 100, तो अगर 35 वाले की परसेंटेज x है, तो 37 वाले की कितनी होगी, 100 माइनस x। सही है, अब आप क्या करें, अब आप कर लें सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35x प्लस 37 इंटू 100 माइनस x इज इक्वल टू 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक कंप्लीटली सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये बात तरीका सॉल्व करना आ जाए। मेथड आता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता, तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3550, 35x ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 3700, ठीक है, माइनस 37। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करें, 35 माइनस 35x माइनस 37x को यहीं रखिए, इसको वहां ले जाइए, 3500 माइनस 3700। ठीक है,
क्लियर? एक मिनट, सही। क्या हो गया? तो एक्स वैल्यू 100 क्यों आ रही है यार? चाहे कहीं को गलती तो नहीं कर रहे हैं? 35 वाला 75%, ए आर है 35.5। ठीक है, ए आर सही लगाया है। 45 वाला अगर 100 होगा, हाँ एक्स होगा, तो 37 वाला 100 माइनस एक्स होगा, डिवाइड बाई टोटल परसेंट है, उसको यहाँ लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे बताएगा मैथ्स ऐड तो नहीं कर रहा मैं तो इसमें? हाँ भाई। हाँ, अब्दुल्ला, एक मिनट। थैंक यू अब्दुल्ला बेटा। 30। ओह माय गॉड, कभी कभी दिमाग जो है ना वो जवाब दे जाता है। दिस इज बेसिकली -150। ठीक है, एंड दिस इज -2x। x की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 75। ठीक है, यानी x जो 35 वाला है वो कितना है? 75%। और आपके पास जो है वो 35 वाला आइसोटोप आ जाएगा 75%, और 37 वाला आ जाएगा 100 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 25%। ठीक है, याद है पिछले क्वेश्चन में हमने यही यूज किया था, नंबर एक जैसे थे, दैट्स व्हाई आई मेड द मिस्टेक। मैंने 3700 को 3500 लिख दिया था। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। मेथड बिल्कुल यही है। टेक अ स्क्रीनशॉट शॉट ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन एंड अ सॉल्यूशन जल्दी से। ठीक है बेटा, समटाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी that they might change some sort of a question format, और कुछ थोड़ा सा वो क्वेश्चन फॉर्मेट की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस स्टाइल में करवाया है। ठीक है, नॉर्मल ओ लेवल टाइप क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन। वही है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट स्टफ ऑफ दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन or the electronic arrangement. ठीक है, shell number 1 2 electron, shell number 2 8 electron, shell number 3 18 electron, and I give you the formula which is 2n square. 2n square is the formula by which we can calculate, we can find out the number of electrons in any shell. ठीक है, बट याद रखिएगा कि
आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं एनी शेल में, लेकिन अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेल। ठीक है, तो ये तो आसान है, आप सबको आती होगी। जैसे अगर आपके पास सोडियम है विद with 11 electrons, so it's going to be 2, 8, 1. ठीक है, लेकिन अगर it is a possibility that this type of question, they might ask you about the number of electrons, protons, and neutron into Cl negative, number of electronic arrangement of Cl negative. So Cl negative में how many electrons you have? 18 electrons. So आप लिखेंगे 2, 8, ठीक है, 8. Clear? In a similar way, calcium 2 plus, and the proton number of calcium is 20. So 2 plus का मतलब भी the electronic arrangement is 2, 8, 8. And after writing down this electronic arrangement, they might ask you about कि इस electronic arrangement के साथ which noble gas this Cl negative have resemblance in terms of a electronic arrangement. यानी Cl negative की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कौन सी नोबेल गैस के साथ मैच करती है। तो यू हैव टू गो द पीरियोडिक टेबल और आपको वहां से देखना पड़ेगा। एंड द आंसर इन दिस केस इज बेसिकली आर्गन। आर्गन हैव 18 प्रोटॉन नंबर। ठीक है, आर्गन का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? 18। सो आर्गन के साथ मैच होती है। याद रखिएगा कि किसी भी आयंस की electronic configuration mostly like in O levels we can say always match with any noble gas। ठीक है, कोई भी एटम आयन क्यों बनाता है? टू गेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। यहाँ देखिए बात लिखी हुई है, नोबल गैस ऑलवेज हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, दे आर वेरी स्टेबल एंड वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, दैट्स व्हाई कैल्शियम की मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दी। सो दीज आर द अरेंजमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ Cl नेगेटिव, एल्युमिनियम 3 प्लस। अब एल्युमिनियम 3 प्लस में प्रोटॉन नंबर 13 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होकर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 2, 8। नाइट्रोजन 3 माइनस, दीज आर द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और आपको ये लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये पिक्चर स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। वैसे तो आपके पास ये नोट्स ग्रुप पे अपलोडेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, लेकिन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बात होती है। और यहाँ दोबारा रिमाइंडर दे दूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आर मेटल्स। ये जो मिडिल वाला सेक्शन है, दिस इज बेसिकली द डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और ग्रुप 4 ऑनवर्ड ग्रुप 7 तक नॉन मेटल्स होते हैं एंड नोबल गैसेस होते हैं ग्रुप 8। ठीक है, ग्रुप 1, 2, 3 हैव अ चार्ज ऑफ +1, +2 एंड +3। ग्रुप 4 ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सो दे नॉर्मली डू नॉट हैव एनी चार्ज। Group 5, as they have 5 electron in the outermost shell, so they always gain 3 electron and always have a charge of 3 minus. In a similar way, group 7 have 7 electron in the outermost shell, so they always gain 1 electron and get the charge of -1। ठीक है, और 7 ग्रुप 7 वालों को हम हैलोजन, ग्रुप 8 वालों को हम नोबेल गैसेस भी कहते हैं। एंड देन दिस इज बेसिकली द स्कीम ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आइसोटोप की डेफिनेशन आपसे पूछी है बेटा 1 मार्क की, तो यू शुड राइट डाउन द डेफिनेशन। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with the same number of protons and electrons but different number of neutron। अगर आप सिर्फ यहाँ लिखोगे same number of electron, proton and different number of neutron, you won't get that mark because इस definition में atoms of the same element लिखने के का 1 मार्क लाजमी होगा। ठीक है, clear? Now the same table which I copied, अभी मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया था। ठीक है, identify 2 atoms which are isotopes of द सेम एटम। यहाँ पे आइसोटोप्स आपको पिक करने, तो आप देखें क्लोरीन 35 एंड 37 आर दी आइसोटोप। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को भी पिक कर सकते थे, लेकिन दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, तो ये नहीं पिक कर सकते। तो है ना, क्योंकि एटम्स होने चाहिए, आयंस में आइसोटोप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो Cl35, Cl37 आर दी आइसोटोप। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आंसर इस तरह लिखेंगे, क्लोरीन 35 and chlorine 37
7 कॉमन है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेगा बेटा आपके एग्जाम में तो यही चीजें पूछी जाएंगी। दिस इज द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज आर द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे नॉर्मली आस्क। ठीक है, क्लियर? एटम्स एंड आयंस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। ठीक है जनाब, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1, न्यूट्रॉन पे 0, रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 और 1/18 40। ठीक है, हम ये कर चुके हैं। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली बी पार्ट। लास्ट इसको वाइंड अप करते हैं। व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर ऑफ पार्टिकल ए? पार्टिकल ए का न्यूक्लियन नंबर आपसे पूछ रहा है। तो पार्टिकल ए का प्रोटॉन नंबर है 37 और न्यूट्रॉन नंबर है 48। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 37 + 48, सो 5 और 8, yes 85 is basically the nucleon number of particle A. Explain why the particle B is a negative ion. Now particle B proton number 53 and electron कितने 54. So आप बोलेंगे it contain one more electron ठीक है, one more electron और one less proton। ठीक है, which two atoms are the isotope? जिनके प्रोटॉन नंबर सेम हो और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो। तो आप देख लेते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम यहां पर आ रहे हैं 92 92 92। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट आ रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। सो ये देखें, इनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर different. So particle C and particle E are, अच्छा C और D क्यों नहीं है? क्योंकि C और D में इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है। इसी तरह D और E नहीं हो सकते क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है। एक्सप्लेन योर आंसर। दे, ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर 2 में। कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन बट different number of neutrons। ठीक है, clear? The symbol for one isotope is cobalt. This another isotope of cobalt has a nucleon number 59. What, write down the symbol। ठीक है, तो आप लिखेंगे cobalt, प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, न्यूक्लियन नंबर ऊपर लिख दो 59, सिर्फ 57 को 59 से रिप्लेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अनफॉर्चुनेटली you guys are still making like the mistakes and these type of very simple question। ठीक है, अगेन द आइसोटोप्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टू आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस आर दिस एंड दिस, प्रोटॉन 15 and 31 and 32। State one difference and one similarity between two isotopes। Difference, not precisely asking about the physical and chemical property। Similarity बता देंगे, same number of protons and electron, sorry, different number of neutrons, the same number of protons and electrons। ठीक है, हाँ अगर ये पूछा state one difference or similarity in the properties। ठीक है, between in the properties, यहाँ पे between these two isotope नहीं होता, in the properties होता। तो आप क्या लिखते बेटा? तो आप लिखते हैं कि different physical property but same chemical properties। ठीक है, सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन दो डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप कि अब आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप एंड यही इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ये पार्ट हम देख लेते हैं। द सिंबल ऑफ, ठीक है, व्हिच वन ऑफ दीज एटम्स और आयंस हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन नंबर सबसे हाईएस्ट जिसका होगा भाई वही होगा व्हिच इज निकेल। ठीक है, आप चाहें तो पूरा लिख दीजिएगा 28 58। क्लियर?
Which one of these atom ion have the same number of न्यूट्रॉन? अब आप माइनस करके चेक कर लीजिएगा नंबर्स को, जिसमें राइट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 2+, ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, तो आप लिखेंगे 25 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 23। आंसर होगा 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन नंबर 20 है, चार्ज 2+ का है यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 18। व्हेनेवर यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी आयन, पहले अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से लिख लीजिएगा। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप लिखेंगे 2, 8, 8। ठीक है बेटा, ये इसकी मार्किंग स्कीम है। ठीक है, डन विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि दो सिंपल से टॉपिक है, अभी रेस्ट नमाज से पहले जितना टाइम है हम उसमें केमिकल बॉन्डिंग को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में अब बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे माइट आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट, वो भी आपको अभी रिवीजन हो जाएगा, आप आराम से पिक कर लेंगे। एंड द थर्ड थिंग अबाउट दिस केमिकल बॉन्डिंग, जो वो आपसे पूछता है, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग, इसको लिंक अप कर देते हैं स्टेट ऑफ मैटर के साथ। तो केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर एक साथ रिवाइज होंगे, क्लियर, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 इनके पेपर्स एक साथ होंगे। हम केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर लेते हैं, एंड देन स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम रिवाइज करेंगे तो उसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैं एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, any force of attraction that's present between the atoms or between the particles. There are basically three types of bonding, which is ionic bonding, covalent bonding, and the metallic bonding. Ionic bonding is always between the metal and non-metal, ठीक है। And ionic bonding की definition पूछी जाएगी तो आप बताएंगे this is the electrostatic force of attraction present between positive and negative आयन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टर्म जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, ठीक है, क्लियर। और मेटल और नॉन मेटल होना, यानी एक ग्रुप 1, 2, 3 में से कोई होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए ग्रुप 4, 5, 6 या 7 में से कोई। तो आप देखें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ग्रुप 1, क्लोरीन ग्रुप 7, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ग्रुप 2, ऑक्सीजन ग्रुप 6, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्रुप 2, क्लोरीन ग्रुप 7। तो ये सारे मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है। एक नॉन मेटल आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, विच इज NH4 पॉजिटिव। ये जो अमोनियम आयन है NH4, ठीक है, इसमें +1 चार्ज होता है। ये अमोनियम आयन बेसिकली नॉन मेटल कैटायन है, ठीक है। ऑल मेटल क्लोराइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्डिंग, सॉरी, आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में याद रखिएगा कि वो नॉर्मली हमसे कहते हैं ड्रॉ ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो Na पे, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ पर इस बात को एम्फसाइज करके आपको बता दूं, ठीक है। भाई साथ है ना आप लोग? ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, वो आपसे कह रहा है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ कीजिए सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, और Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8। यानी आपको जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। तो सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे आप आउटर मोस्ट में। सर्किल बनाना जरूरी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे प्लस का। इन अ सिमिलर वे आप क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे क्रॉस के साथ, ठीक है। मेक श्योर कि आपको ये बात याद हो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस के साथ आपको ड्रॉ करना है, किसका? विच इज फ्रॉम द की बना देंगे सोडियम क्रॉस और क्लोरीन डॉट के साथ, ठीक है। अगर आपसे वो कहता है ड्रॉ ऑल द आउटर मोस्ट,
ड्रॉ ओनली द आउटर मोस्ट, ना ज्यादातर अब ओ लेवल्स फॉर्मेट में वो आपसे कहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके दिखाइए सर, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर सारे करने हैं तो आप एक सर्कल बनाएंगे, पहला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में, दूसरे में 8। अगर क्लोरीन Cl नेगेटिव के ऑल इलेक्ट्रॉन शो करने की बात करिए तो पहला शेल बनाइएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा शेल बनाइएगा 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर तीसरा शेल बनाइएगा 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, उस तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो फुली डॉट एंड क्रॉस डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना बच्चे अच्छे से, और इसमें कोई गलती नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप इसमें एक बहुत कॉमन सी चीज है और इसमें आप मिस्टेक करके आए। मैंने सिर्फ जो एग्जांपल्स दिए हैं इन सारी एग्जांपल्स में आई रोट ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम मेटल में रखा, दोनों तरफ क्लोरीन रखा। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हम Cl से पहले 2 लिख के इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 Cl अलग, Cl नेगेटिव अलग अलग बनाने के बजाय एक Cl से नेगेटिव से पहले 2 लिख सकते हैं? तो भाई लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने कैल्शियम क्लोराइड की आपको एल्युमिनियम क्लोराइड की सेकंड एग्जांपल दिखाई है। आप देखें इसमें मैंने क्या किया, 3 भी लिख दिया। लेकिन आप बेस्ट ये है कि आप कैल्शियम क्लोराइड और ये एल्युमिनियम क्लोराइड इस तरह ड्रॉ करें जैसे मैंने सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड ड्रॉ किया। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, भाई ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज देख के आपसे टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी पूछ सकता है, ठीक है। सो दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव अ जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ओनली इन अ लिक्विड और इन अ लिक्विड और इन एक्वस फॉर्म, यानी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में। ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, या अभी से अभी याद करके रख लीजिए। क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि व्हाई सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाई ionic compound conduct electricity when in a liquid form? तो आप लिखोगे because in a liquid form ions are free to move, ठीक है, ions are free to move, clear। उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ आते हैं बिटवीन टू नॉन मेटल्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल कोवलेंट बॉन्डिंग की है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, ऑल एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, दे ऑल आर बेसिकली द सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बॉन्डिंग सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, डबल, 2 और ट्रिपल, 3। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपको इन कॉमन मॉलिक्यूल्स की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, आपको बनानी आनी चाहिए कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इट इज forming 3 covalent bonds. So between 2 nitrogen atoms, there's a triple covalent bond. ये common examples हैं बेटा, CH4, H2O, C2H4, इन सबकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, NH3 मोस्ट कॉमन, इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग, आउटरमोस्ट शेल में है, शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इनको हम लोन पेयर करने, टर्म मैंने आपको बता दी, ठीक है, क्लियर। तो डॉट एंड क्रॉस की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको बनानी आनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है कि आपको कोई डॉट एंड क्रॉस डायग्राम समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। मैं इसके बस ये कर रहा हूँ कि आई अज्यूम के यू नो अबाउट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अगेन द सर्कल्स जरूरी नहीं है, अगर आप सर्कल बना रहे हैं तो आपके पास इस तरह के अच्छा सा सर्कल बनाने के लिए ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए विदाउट सर्कल भी एक्सेप्टेबल है। एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, एंड दे आर मोस्टली exists in all 3 state। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके एमआर पे डिपेंड करता है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लार्जर वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इतने ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे और उतनी ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेसिकली 2 टाइप्स की हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ठीक है। एक को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं,
वैन डर वाल्स फोर्सेस हर कोवलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, सब में होती है, ठीक है। और इन ये जो आपके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इन वैन डर वाल्स फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है एमआर पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी वैन डर वाल्स फोर्स आपके पास होगी और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यस, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन H2, यस सॉरी हाइड्रोजन छोड़ते हैं, अब मैं आपसे बोलता हूँ CH4, ठीक है, और O2, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों गैसेस हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर दोनों सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, तो जिसका एमआर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह से एक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत स्पेशलाइज्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली प्रेजेंट इन दोज मॉलिक्यूल जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन फ्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी अमोनिया में मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर NH बॉन्ड है, यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर आप बोलेंगे सर OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि आपको हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नजर नहीं आ रहा, आइदर विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से किसी के साथ भी, ठीक है। तो आप जहां भी NOF के साथ, NOF के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड देखेंगे आप बोलेंगे यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके पास है, रीड इट थ्रू अगेन, आपके पास आपको पता, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद है आपके पास लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, विच इज द मेटालिक बॉन्डिंग। आपको पता है मेटालिक बॉन्डिंग की देखो डेफिनेशन आयनिक की, कोवेलेंट और मेटालिक तीनों की आनी चाहिए, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बचपन से याद करते आ रहे हैं डेफिनेशन, आई होप ये आपको याद होगी। आयनिक बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग होती है मेटालिक बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई द मेटल्स आर हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, क्लियर। सो मेटालिक बॉन्डिंग आपको अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ड्रॉ करनी आनी चाहिए, विच इज द राइट टॉप कॉर्नर पे जो पिक्चर बनी हुई है बहुत आसान सी, ये पिक्चर याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स याद होनी चाहिए, ये मेटल्स वाले चैप्टर में हमने दोबारा से करी थी, आप याद भी होनी चाहिए। दे आर सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शाइनी अपीयरेंस होती है, मेलेबल डक्टाइल होते हैं, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट बॉन्डिंग। तो की पॉइंट क्या है बेटा? की पॉइंट दोबारा से एम्फसाइज कर रहा हूँ बॉन्डिंग में, डेफिनेशन ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पता होने चाहिए, आयनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल पिक कर सको कि किसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी, कौन सा बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्डिंग कवर अप हो जाएगी। उसके बाद कोवेलेंट की तरफ आना, कोवेलेंट की डेफिनेशन करना, नॉन मेटल्स के दरमियान होती है, पिक करना बहुत आसान है, ग्रुप 4, 5, 6 के एलिमेंट्स के दरमियान में आपस में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी आनी चाहिए एज मिनिमम इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो मैंने यहाँ एज एन एग्जांपल यूज किए हैं। कोई मसला होता है तो कम से कम इनको याद करके चले जाना भाई अच्छे तरीके से, ठीक है। And the properties of covalent compound, non-conductor, insoluble, low, higher boiling point depends on the intermolecular force. A bit of intermolecular forces कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात हो रही है तो जितना MR ज्यादा होगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत प्रेसाइज है कि सिर्फ उन मॉलिक्यूल में होगी जैसे वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ठीक है, क्लियर। और के बाद मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन, इसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं स्टेट्स ऑफ मैटर का रिवीजन करवा के और फिर हम बॉन्डिंग एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग फार्मूलाज, मोल्स कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब की तरफ हम आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर until our next class. If you have any question, you can ask, beta.